विद्यार्थियों के बीच आपकी जो लोकप्रियता है वो इस बात को तो साबित करती है कि आप नाकाबिल तो नहीं थे। नहीं, मेरी काबिलियत उनको भी पता थी जिन्होंने मुझे नाकाबिल बना के इंटरव्यू से और निकाला। क्या आपको लगता है शायद उनको ये काबिलियत पता थी, इसी कारण से ये फैसला आया? हाँ, कायदे से पता थी, जितना नहीं होना चाहिए उतना भी पता थी। अब सीधे इसलिए ये सामाजिक न्याय के खिलाफ इसलिए नहीं है क्योंकि उस पोस्ट पर किसी ओबीसी को, किसी दलित को ही रख रहे हैं। लेकिन अब दलित तो सरकारों में भी ऐसे हैं जो उनके मुताबिक हो गए, वो केवल अपनी जाति के हैं, विचार के नहीं हैं। जैसे बहुत सारे लोग तो कुल्हाड़ी की बेंट में लगी लकड़ियाँ उसी जंगल की थी जिस जंगल को वो कुल्हाड़ी काट रही थी। तो इस तरह से सामाजिक न्याय किया जा रहा है और राष्ट्रपति भी सामाजिक न्याय के तहत बनाया जा रहा है, मंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन असल में वो सामाजिक न्याय नहीं है। भारत रत्न दिए जा रहे हैं। भारत रत्न दिए जा रहे हैं और सब कुछ किया जा रहा है। खुद भी बता देते हैं सबसे बड़ा ओबीसी कौन, फकीर जल्ले लाही खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताते हैं, जो कि खुद फेक ओबीसी है। ये वाला सामाजिक न्याय एक अलग होता है। आज तक इस देश में एंटी कास्ट मूवमेंट उन तबकों द्वारा चलाया गया जो इस कास्ट सिस्टम के शिकार हुए, और इसलिए ये सबसे बुरा इस मुल्क के साथ यही हुआ है। यानी जहां बीमारी थी वहां से कोई इलाज की शुरुआत ही नहीं हुई। व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों ने इलाज को शुरू किया, उन्हें उन्हीं के समाज वालों ने दुत्कार दिया। हम जानते हैं कि राहुल संकृत्यायन से लेकर के तमाम लोग उस समाज में भी पैदा हुए जो समाज को जैसे उन्होंने उनके समाज ने स्वीकार नहीं किया। एक वाकया है कि गांधी से एक व्यक्ति जाकर के कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर आपके खिलाफ इतना बुरा बोलते हैं और आपको गुस्सा नहीं आता। तो गांधी कहते हैं कि जहां खड़े हैं ना डॉक्टर अंबेडकर, उनकी जगह अगर मैं खड़ा होता तो हो सकता है मैं इससे कई गुना ज़्यादा बुरा बोलता। वो जगह जहां है ना वो हमारे लोगों ने पहुंचाई है। वो तो बदले, गांधी को ही कौन अपना माना, और वो फिर गांधी ही तिरस्कृत हो गए, गोली मार दी गांधी को। हमारे साथ एक शिक्षक हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। अभी अभी इनकी किताब आई है प्रोफेसर की डायरी। डॉक्टर लक्ष्मण यादव दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब दोबारा से इंटरव्यू हुआ तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नहीं चुना गया। उनका चुनाव ना होना क्या सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ कोई मसला है? क्या उसमें सामाजिक न्याय की हत्या जैसी कोई बात हो सकती है? जो प्रोफेसर की डायरी किताब आई है उसके लिए डॉक्टर विजेंद्र चौहान लिखते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण को रघुवीर सहाय के रामदास की तरह एहसास था कि उनकी हत्या होगी। तो एक शिक्षक को यह एहसास क्यों था कि उसकी हत्या होगी? क्या इसमें उनकी जाति का कोई लेना देना था? क्या इसमें उनकी कोई किसी विचारधारा का कोई लेना देना था? इन सवालों पर भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मण, आप विश्वविद्यालय में शिक्षण का कार्य करते थे, शिक्षा देते थे। ऐसा एहसास आपको क्यों हो गया कि आपकी हत्या होगी, और क्या इस हत्या का सामाजिक न्याय से कुछ लेना देना है? बहुत शुक्रिया नीरज आपका और मॉलिटिक्स का। ये बात तो कहना गैर वाजिब होगा कि हमें नहीं पता था कि हत्या होगी, लेकिन ये एक दूसरे तरह की हत्या है जो शायद इस तरह से दिखती नहीं लोगों को। इस बात का एहसास इस कदर होगा कि आप सच बोलेंगे या सत्ता से नाइत्तेफाकी रखेंगे और इसके लिए आपकी नौकरी छीन ली जाएगी, इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। लेकिन बाद की जो परिस्थितियां बनी हैं, जिस वक्त हम लोग रह रहे हैं, उसमें धीरे धीरे इसका अंदाज़ा होने लगा था कि बहुत दिन तक इसको झेला नहीं जाएगा। लेकिन ठीक है, एक नौकरी थी, 14 साल पढ़ाया, उसको छीन लिया। 14 सालों का वनवास था। लेकिन मेरे लिए वो वनवास नहीं था, वो मेरे लिए वो ऐसा जीवन था जो ताउम्र मेरे साथ रहेगा। मेरी कक्षाएं और उन कक्षाओं में मैंने पढ़ाया कम, पढ़ा ज़्यादा, बहुत कुछ सीखा है। अब मैं आज जो कुछ भी हूँ वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और मेरा कॉलेज जो जाकिर हुसैन कॉलेज है उसने मुझे बनाया है, कलम और किताब ने बनाया है, वो कोई नहीं छीन पाएगा। तो ये हत्या होगी या नहीं होगा, इसको अंदाज़ा, इसका एहसास होते हुए भी इस बात का एक यकीन था कि कहीं तो संभावना इस बात की होगी कि लोग मेरिट को देखेंगे, विचारधारा को नहीं देखेंगे। लोग मेरे इंटरव्यू में मुझसे मेरे एकेडमिया के ऊपर सवाल पूछेंगे और उसी के आधार पे जवाब देंगे, निर्णय लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरा इंटरव्यू जब ख़त्म हुआ तो जब उसका सिलेक्शन कमेटी, उसके पास 100% वेटेज होता है, वो जिसका नाम लिख दे कि इस पोस्ट पर इनका
अपॉइंटमेंट हुआ तो हुआ। कोई तर्क नहीं, कोई रीजंस नहीं। कौन कितना नंबर पाया इंटरव्यू में कुछ पता ही नहीं आपको। मेरा एपीआई में 100 में था। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपने बैच का टॉपर रहा हूँ और 13 साल का 13.5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास। मुझसे ज़्यादा नंबर वाला वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में कोई मतलब बोर्ड मेंबर तो खैर बहुत काबिल लोग थे, लेकिन जो है जितने लोग अभ्यर्थी थे उनमें कोई नहीं था। आज भी मैं एक सवाल सोचता हूं कि फिर वो निर्णय किस बेस पर लिया गया। अगर मैं शिक्षक बनने के काबिल नहीं था तो 14 साल एक विश्वविद्यालय ने अपने 14 बैच को एक नाकाबिल शिक्षक से पढ़वाया। तो इसके लिए विश्वविद्यालय माफी मांगे फिर तो। माफी मांगे, और दूसरी बात उन बच्चों के करियर का क्या होगा जिनको आपने एक नाकाबिल शिक्षक से पढ़वा दिया। लेकिन विद्यार्थियों के बीच आपकी जो लोकप्रियता है वो इस बात को तो साबित करती है कि आप नाकाबिल तो नहीं थे। नहीं, मेरी काबिलियत उनको भी पता थी जिन्होंने मुझे नाकाबिल बना के इंटरव्यू से निकाला। क्या आपको लगता है शायद उनको ये काबिलियत पता थी, इसी कारण से ये फैसला आया? हाँ, कायदे से पता थी, जितना नहीं होना चाहिए उतना भी पता थी। अब पता करवाई गई थी बाकायदे। अब विश्वविद्यालय अब इतने बर्बाद हो चुके हैं कि वहाँ बैठा हुआ इंटरव्यू लेने वाला शख्स वो अपने उसके पास कुछ है ही नहीं इंटरव्यू लेने के लिए कि वो निर्णय ले। निर्णय कहीं और से हो रहा है। निर्णय वहाँ से हो रहा है जहाँ से ये निर्णय हो रहा है कि वाइस चांसलर कौन बनेगा, प्रिंसिपल कौन बनेगा। सीधा सरकार का दखल। सरकार एक केवल राजनीतिक नहीं, गैर राजनीतिक संगठन भी इसमें इन्वॉल्व है और वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो ये एक विश्वविद्यालय के लिए त्रासदी है। मैं, चूँकि आपने बातचीत की शुरुआत मेरी किताब और निजी सवाल से की है, तो मैं उसको निजी जवाब देते हुए भी उसे एक व्यवस्थागत जवाब बनाना चाहता हूँ। इस दिल्ली विश्वविद्यालय से तकरीबन 800-900 लोग निकाले गए और जो मेरिटोरियस शिक्षक थे, चूंकि वो उनके गुलाम नहीं थे, उनकी विचारधारा के नहीं थे, उनकी लिस्ट में शामिल नहीं थे, उनके कैडर के नहीं थे, वो आज यूनिवर्सिटी से बाहर हैं। डॉक्टर लक्ष्मण, यहीं से सवाल आता है, सामाजिक न्याय की हम लोग बातचीत कर रहे थे और सामाजिक न्याय के डेफिनेशन में ये बात आती है कि इंडिविजुअल्स का जो राइट है उसको एक्नॉलेज भी किया जाए, उसको प्रोटेक्ट भी किया जाए, और किसी सरकार की आलोचना करना या किसी मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखना ये तो अधिकार है हमारा, संविधान हमको ये अधिकार देता है। अगर उसके कारण इस तरह का फैसला लिया जाता है कि किसी की आजीविका छीन ली जाए, किसी को अवसर ना दिया जाए, तो ये सामाजिक न्याय की ही तो हत्या है ना। तो उसी क्रम में मैं जानना चाहूंगा, क्या ये सामाजिक न्याय से अलग मसला है? क्या सामाजिक न्याय को केवल जातियों के लिए अवसरों के रूप में देखा जाए, या फिर ये तमाम चीजें भी तो उसी परिधि में आती हैं? ये सवाल सीधे जाति से इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि मेरी जगह पर किसी ओबीसी को ही रखा है। अब तो कम से कम अभी तक संविधान इतना बचा है कि वो SC ST OBC को जो रिजर्वेशन मिला है उसको वो अभी खत्म डायरेक्ट नहीं कर पा रहे। था एक जमाना जब नॉट अवेलेबल कहते थे और उस सीट पर किसी और को अपॉइंट करते थे। कोशिशें तो होती ही रही, अभी भी होती हैं। फिर जब अवेलेबल हुए तो उनको नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया कि वो सुटेबल नहीं है, जबकि उसी मेरिट पर किसी और को अपॉइंटमेंट हो जाता था, SC ST OBC की सीटें खाली रहती थी। जब अवेलेबल भी हुए, सुटेबल भी हुए, तो इसको पूरी एजुकेशन सिस्टम को ठेके पर कर दिया, बेच दिया। अब तो ये लास्ट बैच है जिसको परमानेंट कर रहे हैं। एक तो ये बड़ा व्यवस्थागत सवाल है। सीधे इसलिए ये सामाजिक न्याय के खिलाफ इसलिए नहीं है क्योंकि उस पोस्ट पर किसी ओबीसी को, किसी दलित को ही रख रहे हैं। लेकिन अब दलित तो सरकारों में भी ऐसे हैं जो उनके मुताबिक हो गए, वो केवल अपनी जाति के हैं, विचार के नहीं है। इस लिहाज से आपका सवाल बहुत अहम है कि जिस विचार की बात हम करते हैं, हम एक सवाल पूछते हैं कि विश्वविद्यालय विश्व शब्द से बना है, एक ऐसा विद्यालय जिसमें वैश्विक ज्ञान विज्ञान की बातें होंगी, हर विचार, हर जाति, हर धर्म, हर ख्याल के लोग होंगे और सब मिल करके वाद विवाद संवाद के जरिए एक बेहतर दुनिया बनाने का ख्वाब देखेंगे। अब वो विश्वविद्यालय एक विचारधारा के कैंपस प्लेसमेंट सेंटर बन चुके हैं जिसमें अपना कैडर भरा जा रहा है। तो असली सवाल ये था कि जो उनके विचार का नहीं है, जो उनके विचारधारा पर सवाल करता है, उसे सिस्टम से बाहर निकालो। और जो हमारे में ढल गया, जैसे बहुत सारे लोग तो कुल्हाड़ी की बेंट में लगी लकड़ियां उसी जंगल की थी जिस जंगल को वो कुल्हाड़ी काट रही थी। तो इस तरह से सामाजिक न्याय किया जा रहा है और राष्ट्रपति भी सामाजिक न्याय के तहत बनाया जा रहा है, मंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन असल में वो सामाजिक न्याय नहीं है। भारत रत्न दिए जा रहे हैं, भारत रत्न दिए जा रहे हैं और सब कुछ किया जा रहा है। खुद भी बताते हैं सबसे बड़ा ओबीसी कौन, फकीर जिल्ले इलाही खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताते हैं, जो कि खुद फेक ओबीसी है। ये वाला सामाजिक न्याय एक अलग होता है। सामाजिक न्याय का अर्थ है विचार, और वो विचारधारा जिसमें समाजवादी मूल्य हैं, लैंगिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक भागीदारी, समानता और न्याय का मूल्य,
ये सामाजिक न्याय है। और उस विचार के मानने वाले लोगों को ये व्यवस्था अपने से बाहर कर रही है। समाज में अगर हैं तो वो समाज में भी दमन का शिकार हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों में तो अब ऐसे लोग खत्म कर दिए गए, अब वहां केवल हवन हो रहा है 76 कुंडी, और उस हवन में सब लोग संविधान डाल रहे हैं। तो उस संविधान डालने में SC ST OBC भी है, वो सबसे बड़ा वाला तिलक लगा के हिंदू बनेगा। क्या सामाजिक न्याय जो चुनौती बना है केवल राजनीतिक कारणों से बना है, और क्या इसका समाधान जो है वो केवल राजनीतिक है, पॉलिटिकल है, या समाज को भी कुछ कदम उठाने चाहिए? कहां पे चूक रह गई कि सामाजिक न्याय आज की डेट में जब 75-76 साल हमारी आजादी के हो गए हैं इतनी बड़ी चुनौती बन रहा है? और देखिए, सामाजिक न्याय भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। न्याय लेकिन इस मानव सभ्यता की बुनियाद में जुड़ा हुआ सवाल है। हम उम्मीद करते थे कि कबीलाई जीवन से आगे बढ़ कर के जब हम एक बेहतर दुनिया बनाएंगे तो वो न्यायप्रिय हो, लेकिन अक्सर वो दुनिया अन्यायप्रिय होती गई। और जब जब दुनिया अन्यायप्रिय हुई है, न्याय की लड़ाइयाँ समानांतर चलती चली आई हैं। वो अगर ना होती तो यहाँ तक हम ना पहुँचते, बहुत बाधाएं पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए जब जब कोई, बाबा साहब अम्बेडकर उसे प्रतिक्रांति बार बार कहते हैं, और कम्युनिस्ट थ्योरी में भी वो आती है, रिवोल्यूशन, काउंटर रिवोल्यूशन की हर जगह बात होती है। इसका सवाल ये है कि न्याय एक मानवीय संकल्पना है, और जो भी मनुष्य को मनुष्य से बराबर नहीं देखना चाहता वो अन्याय की पैरोकारी करता है। तो अन्याय की पैरोकारी वो करेगा जो उस गैर बराबरी में लाभार्थी समूह होगा, जिसे लाभ मिलेगा इस अन्याय से। मिसाल के तौर पर, पुरुषों ने जेंडर इक्वलिटी का मूवमेंट की तरह नहीं चलाया। जो जागरूक थे, समझदार थे, मतलब व्यक्तिगत तौर पर चला होगा, लेकिन दुनिया जेंडर सेंसिटिव तब हुई जब महिलाओं ने इस बात का बिगुल बजाया, आंदोलन किया दुनिया भर में अपने अधिकारों के लिए। जब उन्होंने अपने सवाल इस सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी से पूछना शुरू किया, तब ये सोसाइटी समझी कि अच्छा, ये सवाल कितना महत्वपूर्ण है। वैसे ही जाति व्यवस्था को देखना चाहिए। आज तक इस देश में एंटी कास्ट मूवमेंट उन तबकों द्वारा चलाया गया जो इस कास्ट सिस्टम के शिकार हुए, और इसलिए ये सबसे बुरा इस मुल्क के साथ यही हुआ है। यानी जहां बीमारी थी वहां से कोई इलाज की शुरुआत ही नहीं हुई। व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों ने इलाज को शुरू किया, उन्हें उन्हीं के समाज वालों ने दुत्कार दिया। हम जानते हैं कि राहुल सांकृत्यायन से लेकर के तमाम लोग उस समाज में भी पैदा हुए जो समाज को जैसे उन्होंने उनके समाज ने स्वीकार नहीं किया। मुझे एक बात समझाएं आप, और ये मेरा निजी सवाल भी है कि महात्मा गांधी 1940 के आसपास कहते हैं कि मैं उन्हीं शादियों में जाऊंगा जिसमें एक पक्ष दलित होगा। आज के दिन में भी अगर कोई सवर्ण व्यक्ति जाति के विमर्श को उठाता है तो कई दफ़ा ऐसा देखा जाता है सोशल मीडिया वगैरह पर कि उसके सरनेम के कारण उसको अलग थलग कर दिया जाता है कि तुम कौन बे। तो क्या आपको लगता है कि प्रतिद्वंद्विता स्थापित करके सामाजिक न्याय की संकल्पना को पूरा किया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि राहुल सांकृत्यायन, लोहिया, इन लोगों को कोई कभी ऐसा कहता हो, BP सिंह को कभी ऐसा कहा हो कि अब तुम कौन बे। ऐसा नहीं है। और थोड़ा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का एक लेख है, जब्ती अन्याय सहें, उसका मतलब ये है, छोटा सा लेख है, पुरुषों ने बहुत दिनों तक इस दुनिया को महिला विरोधी बनाया, गैर बराबरी का बनाया। तो जब महिलाएं प्रतिक्रिया में जब बोलती हैं ना, तो पुरुषों को कई बार लगता है कि नहीं, अरे सारे वैसे कहाँ होते हैं, कुछ अच्छे पुरुष भी हैं। नहीं साहब, वो इंडिविजुअल मामला ही नहीं है, मामला व्यवस्था का है, मानसिकता का है। वही व्यवस्था और मानसिकता का सवाल जब पैट्रियार्की के खिलाफ है तो वो पुरुषों के खिलाफ नहीं है। लेकिन पुरुष अगर ये कहें कि अब तो महिलाओं को हमारे खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, हम तो तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, नहीं साहब, आप कोई मतलब एहसान नहीं कर रहे हैं, मसीहा नहीं कर रहे, वो आपको होना पड़ेगा। और यह भी सिखाया आपको महिलाओं ने। ठीक इसी तरह से जाति व्यवस्था है। अगर किसी सवर्ण को ये लगता है कि नहीं वो आपके पक्ष में बोलना चाहता है, तो आपका विरोध कोई नहीं करेगा। आप आइए, बोलिए, लीडर मत बनिए, कुछ देर थोड़ा पीछे बैठिए, नेतागिरी नहीं। मतलब आप यहाँ भी लीडर रहेंगे, वहाँ भी लीडर रहेंगे। ये मुझे लगता है कि एंटी कास्ट मूवमेंट आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अपना लीडर रखता है, उसके पास अपना आइकॉन है, उसके पास अपना आइकॉन बुद्ध से शुरू होकर के कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद, गुरु नानक, वहाँ से लेकर के नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला, फूले, अम्बेडकर, पेरियार, लोहिया, कांशीराम, तमाम लोग हैं। अब एक तो ये बात हुई, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना चाहिए। अगर आप न्याय से कहते हैं कि नहीं जात व्यवस्था गड़बड़ है,
एक उदाहरण छोटा सा दे लूं, फिर आपके उस सवाल पर आऊंगा जो गांधी जी से जुड़ा हुआ आपने पूछा। इस बात को सवर्णों के, इस देश के सवर्णों को मैंने क्यों कहा कि वहां कोई मूवमेंट नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि जो मूवमेंट खड़ा करना चाहते थे उन्हें सवर्णों ने ही दुत्कार दिया। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है वीपी सिंह के लिए, और बाद में वही वीपी सिंह हुए राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। ये एक नजीर है। गुलामगिरी लिखने वाले ज्योतिबा फूले ने अपनी गुलामगिरी अमेरिका के उन व्हाइट्स को समर्पित की है जिन्होंने ब्लैक्स मूवमेंट का सपोर्ट किया और अपने व्हाइट्स को समझाया कि तुम्हें सुधरना होगा। और अभी कुछ दिन पहले हम देखेंगे कि एक घटना जब हुई कि एक गोरा व्यक्ति एक काले पर पैर रख करके उसे मार देता है, तो उसके बाद आंदोलन खड़ा होता है और व्हाइट लोग घुटने पर बैठ करके इस बात की माफी मांगते हैं कि हमारे पुरखों ने आपके साथ अन्याय किया। इस देश ने कभी ये माफी नहीं मांगी। एक्नॉलेजमेंट इज वेरी मैंडेटरी। आप इंसान बनेंगे तब जब आप अपनी गलती मानेंगे। इस देश में अपर कास्ट ने कभी ये गलती मानी ही नहीं, आज भी डिफेंड करने बैठ जाता है। जन्म ना जायते शूद्र, शूद्र तो सब जन्म से होते हैं, कर्म फल विघायत। तो मैंने एक डिबेट में पूछ लिया कि मैं जन्म से ओबीसी हूं, पढ़ा था डीयू में हूं, ब्राह्मण हुआ कि ओबीसी हूं। वो भाग गया वो आदमी, क्योंकि आप बेसिकली थेथराई करते हैं इस जाति व्यवस्था में। आज भी थेथराई करते हैं जाति व्यवस्था को डिफेंड करने वाले लोग। एक तो ये पक्ष हुआ। तो इस देश में कम से कम अगर एंटी कास्ट सोसाइटी को बनाना है ना, तो जहां बीमारी है वहां भी इलाज होना चाहिए। अंबेडकर पैदा हुआ तो दलित के यहां पैदा हुआ ना, फूले ओबीसी में पैदा हुए ना। कितने घरों में सवर्णों के, दलित और अंबेडकर फूले पेरियार की बात की जाती है? नहीं होती साहब, गांधी नहीं पहुंच पाए। अब गांधी वाले सवाल पर आते हैं, और यहां से इस देश के सवर्णों को एक दिशा मिलेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में सवर्णों के खिलाफ एंटी कास्ट मूवमेंट कभी नहीं रहा। इस देश में लोहिया को इस देश के एंटी कास्ट मूवमेंट के लोग अपना मानते हैं। इस देश में वो राहुल शंकरदयाल को अपना मानते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। गांधी और अंबेडकर में एक बहस हुई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब के बाद। शुरुआत गांधी की बहस से यहाँ से होती है कि गांधी कहते हैं कि हर हिंदू को ये किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के सामने बहुत बड़े खतरा बन गए हैं। ये तो हिंदू धर्म को बांट रहे हैं, और ये कह रहे हैं दलितों का सवाल ऐसे है, भाई हम कैसे हिंदू हैं? तो जब हिंदू ही नहीं बचेंगे तो फिर लड़ाई कैसे होगी? वही उन्हीं पत्रों का आखिरी संवाद जब होगा, सवाल जवाब हुआ। हालांकि तब भी गांधी ने अंबेडकर को देशद्रोही नहीं कहा था। आखिरी में आके वही गांधी कहते हैं कि हम आपका दर्द समझते हैं, और इस बात के लिए गांधी ने एक वादा किया अंबेडकर से कि आप ये सेपरेट इलेक्टोरल और ये सब छोड़ दीजिए, और हुआ भी पूना पैक्ट। अंबेडकर झुक गए। उसके बाद गांधी ने कहा कि हम इस देश में सवर्णों को सुधारने के लिए हम कोशिश करेंगे कि वो बेहतर बने, आप हमारे भाई हैं, साथ में रहें। वही गांधी 1940 के बाद लिखते हैं कि इस देश में सवर्णों ने अपने भीतर सुधार नहीं किया। उस प्रोटेस्ट में गांधी ये निर्णय लेते हैं कि हम अब उसी शादी में जाएंगे जो अंतरजातीय होगी। मेरा अगला जन्म हो तो मैं एक मेहतर के घर पैदा होना चाहूंगा। गांधी बदलते हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। हाँ, गांधी बदलते हैं, और गांधी अंबेडकर के साथ खड़े होते हैं। एक बार एक वाकया है कि गांधी से एक व्यक्ति जाकर के कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर आपके खिलाफ इतना बुरा बोलते हैं और आपको गुस्सा नहीं आता? तो गांधी कहते हैं कि जहां खड़े हैं ना डॉक्टर अंबेडकर, उनकी जगह अगर मैं खड़ा होता तो हो सकता है मैं इससे कई गुना ज्यादा बुरा बोलता। वो जगह जहां है ना, वो हमारे लोगों ने पहुंचाई है। वो तो बदले, गांधी को ही कौन अपना माना, और वो फिर गांधी ही तिरस्कृत हो गया, गोली मार दी गांधी को। तो वो जो एक उम्मीद गांधी के मन में थी, गांधी चाहते थे कि ये दुनिया खूबसूरत बने। ठीक बात है कि हम गांधी की असहमति हमारे मन में भी होती है कि वो कई बार वर्ण व्यवस्था के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन संवाद तो गांधी से था। गांधी से संवाद भगत सिंह का भी था, गांधी से संवाद पेरियार का था, जबकि दोनों एकदम एंटी थे। गांधी से संवाद अंबेडकर का था, लेकिन वो संवाद ही हो सकता है कोई दिशा दिखाता, और अब तो गोडसे वाला दौर आ गया। तो इसलिए सामाजिक न्याय एक बृहत्तर संकल्पना है, वो किसी सवर्ण के खिलाफ नहीं है। वो जाति जनगणना की बात अभी आपने की, जाति जनगणना किसी सवर्ण के खिलाफ नहीं है, वो अन्याय के खिलाफ है। 100 रोटी है तो 3 रोटी पर 50 लोग गुजारा करें। किसकी रिपोर्ट है? ऑक्सफैम की रिपोर्ट 2023 की। 3 रोटी पर 50 आदमी जी रहे हैं, और एक आदमी के पास 40.5 रोटी है। हम जानना चाह रहे हैं जाति जनगणना से, वो एक आदमी कौन है? वो कौन से? वो एक आदमी कौन है? और वो 90 आदमी जो 10 रोटी पर जी रहे हैं, वो कौन है? ये बंटवारा हो जाए, इसलिए हमें किसी से रोटी छीननी नहीं है, बराबर बांटनी है। न्याय की बातचीत हो रही है और जाति जनगणना को इससे जोड़ा जा रहा है। क्या जाति जनगणना सामाजिक न्याय की गारंटी दे देगा, या उसका
मतलब वे अहेड क्या है, मंजिल क्या है उस चीज की? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जाति जनगणना, जो आपके पिछले सवाल में भी था, एक तो ये मांग आज नहीं हुई है, ये लंबे समय से चल रही है। और आज चूंकि राजनीतिक दलों ने इसे बहुत पुख्ता तरीके से उठाना शुरू कर दिया है, तो अब इसलिए कि पैन इंडिया मूवमेंट बन गया है। क्योंकि पहला कमीशन बना काका कलेलकर कमीशन, उसने भी रिकमेंड किया कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, और ये 1950 और 60 के बीच की बात है। दूसरा ओबीसी कमीशन बना, मंडल कमीशन, वो भी कहता है कि कास्ट सेंसस के बिना हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कर ही नहीं सकते। ये पुरानी मांग है, उसके लिए आंदोलन भी खूब रहे। तो आज जब एक पैन इंडिया दबाव बना है, तो इसका पहला क्रेडिट तो उन लोगों को जाना चाहिए जो गुमनाम रह करके इस आंदोलन की लड़ाई लड़ते रहे। अब दूसरी क्रेडिट पॉलिटिशियन को जानी चाहिए कि उन पॉलिटिशियन ने इतने मजबूती से इस मुद्दे को उठा दिया कि अपनी जाति बताने वाले और उसके नाम पर वोट लेने वाले प्रधानमंत्री पलट गए। देश में लोग किसी और मुख्यमंत्री कहते हैं पलटू राम, मतलब कोई पलटू अगर है तो वो सबसे बड़ा कौन, जो पहले अपनी जाति बताया और अब कह रहा है जाति होती ही नहीं, वो तो गरीब अमीर की होती है। लेकिन फिर उसके बाद कहता है कि सबसे बड़ा ओबीसी में हूं। वो अपनी सुविधा से, जब अपनी सुविधा से उसका श्रेय लेना होगा, तो वो बड़े आराम से, जाट का अपमान हो गया, और जो महिलाएं कुश्ती लड़ रही होंगी उनका अपमान नहीं होगा। जाति कितना गजब की चीज, यहीं से समझिए कि जात व्यवस्था क्यों खत्म नहीं हुई इस देश में। जिसके फेवर में जब जहां मौका मिला इसने इसका इस्तेमाल किया है, और जो इसका शिकार हुआ है वही इसको खत्म करना चाहता है। ये ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर के पास मरीज जा रहा है, लेकिन डॉक्टर कह रहा है नहीं बीमारी नहीं है। उल्टा एक दूसरा तर्क क्या है, जाति जनगणना, जिसको अभी पंकज दा कह रहे थे कि वो एक एक्सरे है, सब लोग ये बात अब कह रहे हैं कि एक्सरे है। अब इस देश में जितना, एक गूगल कर लीजिए, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, इसके इर्द गिर्द जितने लेख मिलेंगे सारे एक ही तबके के लेख मिलेंगे। ऐसा क्यों भाई? ये इसका भी तो एक जाति जनगणना हो कि जाति जनगणना के विरोध में सारे वही लोग क्यों हैं? अच्छा, दूसरी बात, समर्थन करने वाले लोग, विरोध करने वाले कहते हैं कि इससे जातिवाद बढ़ जाएगा। तो जातिवाद खत्म कब हुआ या कम कब हो रहा है? 1931 के बाद जब 51 में जनगणना होनी थी, तो यही तर्क उस समय था कि जातियां नहीं गिनेंगे, क्योंकि जातियां गिनेंगे तो जातिवाद बढ़ जाता है। भारत 47 में बंट गया था, टूट गया था धर्म के नाम पर, और 51 में धर्म गिन रहे थे। सांप्रदायिकता से डर नहीं था क्या? इसका मतलब ये लॉजिक ही गलत था। भाषा के नाम पर राज्य लड़ रहे थे और हम भाषा गिन रहे थे। तो जब धर्म गिन सकते थे, भाषा गिन सकते थे, तो केवल आपको जाति खत्म करनी थी? नहीं। मेरा एक सवाल उठता है, रिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखी, जहां वो जातियों के सफाई की बात कर रहे हैं, खात्मे की बात कर रहे हैं। जातीय जनगणना तो पुख्तगी देगी ना जातियों की, वे संख्या बताएगी, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। उसी दिशा में ये पहला कदम है। वो कैसे? इस तरह से कि पहले जाति के नाम पर गैर बराबरी खत्म हो, इसके लिए पता तो हो कि गैर बराबरी हुई कैसे। मान लीजिए मेरे विश्वविद्यालय में 100 लोग प्रोफेसर थे, 100 में 90 सवर्ण हैं, 10 दलित पिछड़े आदिवासी हैं। अचानक मैं कह रहा हूं नहीं मेरे स्टाफ रूम से जातिवाद खत्म करना है, 100 का टाइटल हटा दो, अब तो साहब पता भी नहीं चलेगा 90 कौन है 10 वाला। पहले ये तो हिसाब हो जाए। तो थोड़ा इसका पहला चरण है जातिवार जनगणना। जातिवार जनगणना से ये पता चलेगा कि 100 जमीन का टुकड़ा 100 लोगों में बंटा कि नहीं। 100 प्रोफेसर, 100 वाइस चांसलर, 100 डीएमएसपी, ज्वाइंट सेक्रेटरी 3, 90 में 3, सरनेम हटा दें, एनिहिलेशन कैसे करेंगे? पहले इक्वलिटी आएगी। इसलिए जाति अचानक से अपने आप खत्म भी नहीं होगी। इस देश में कई तरह के मूवमेंट चले कि सरनेम हटा दें तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। नहीं, मेरी किताब में, चूंकि बातचीत शुरुआत में, उसमें एक प्रोफेसर अपने इंटरव्यू देने वाले से पूछता है कि नाम बताओ, तो कहता है राकेश कुमार। कहा पूरा नाम बताओ, क्या राकेश कुमार। तो कहा कि पिताजी का नाम, तो कहा महेश कुमार। कहा उनका पूरा नाम, तो कहा महेश कुमार पथिक। तो कहा पथिक किस में आते हैं? तो वो कहता है कि अच्छा मतलब आप हमारी जाति जानना चाहते? नहीं वो बात नहीं है। कहा अरे नहीं सर वही बात है, दलित आते हैं। ये समाज जातियां ढूंढ लेगा, और भगवानों की जाति यहां पर बड़े बड़े नेता बताते हैं। राम किसमें? क्षत्रिय, हम राम वाले वंश के। हनुमान दलित हुए नहीं, वो कई में चले जाते हैं। होने को तो आदिवासी होने चाहिए, शंकर, शिव तो आदिवासी होने चाहिए। मतलब समझ तो यही कहती है, लेकिन है क्या? तो छोड़ देते हैं इस डिबेट को। इसलिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का एक स्टेज है कास्ट सेंसस। वो आपके सामने रॉ डेटा कलेक्ट कराएगा। 75 साल बाद अमृत काल का ये भारत कैसे यहां पहुंचा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 90 डिग्री कॉलेज में एक भी दलित प्रिंसिपल नहीं,
एक भी ओबीसी प्रिंसिपल नहीं, और अचानक से आप कह रहे हैं एनिलेशन ऑफ कास्ट, कैसे होगा? पहले इक्वलिटी कास्ट के बेस पे हो, उसके लिए कास्ट सेंसस चाहिए। और जिस दिन इक्वलिटी तक हम पहुंचेंगे, अपने आप धीरे धीरे जातियां खत्म होने लगेंगी। ये उसका चरण है। और दूसरी बात, जाति जनगणना करा लेने मात्र से जातियां या जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हो जाएगा। वही मैंने पूछा था, क्या एक गारंटी है? लेकिन पता चलेगा कि बीमारी कहाँ है। मेरी दादी बहुत बीमार हुई तो एक बार थोड़ा सा लुढ़क के गिर गई, माथे पर चोट लग गई, लेकिन बता नहीं पा रही थी। तो मम्मी से कहा हल्दी बांध दो। सुबह उठ के देख रही हैं कि हल्दी यहां बंधी थी और वहां पर चोट लगी थी। तो दादी कहीं ठीक कैसे हो, जहां चोट लगी वहां तो इलाज ही नहीं किया। इस समाज की बीमारी जहां थी वहां तो इलाज ही नहीं हुआ। और इलाज के लिए जो एक्सरे हो रहा है, डॉक्टर के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये हम तो ठीक थे, ये एक्सरे में बता रहा है कि हमारा फेफड़ा खराब है। नहीं भाई, आपका फेफड़ा खराब था, उसने तो एक आईना दिखा दिया। जाति जनगणना वो एक्सरे है जो बीमारी बताएगा। बीमारी पता चलेगी सेंसस से, उसके बाद उसका इलाज शुरू होगा। इलाज का एक सैंपल बिहार ने दे दिया है। बिहार ने बता दिया कि जमीन जिसके पास नहीं है उसमें, या गरीब 25% सवर्णों में भी गरीब हैं, तो हम उनकी गरीबी दूर करने के लिए भी सरकार की तरफ से ये योजना बना रहे हैं। जिसके पास जमीन नहीं है उसके पास हम 5 डेसिमल जमीन देंगे, जिसके पास घर नहीं है उसके हम 2 लाख रुपए देंगे कि घर बने, और उसमें हर जाति के लोग हैं। इस तरह से जातिवार जनगणना किसी सवर्ण के खिलाफ या ओबीसी एससी एसटी के फायदे में है नहीं, वो समाज के फायदे में, सबके फायदे में है। जैसे ही जातिवार जनगणना के आंकड़े आएंगे तो एक चीज पता चल जाएगी, 3% वाले को 60% नौकरी और 63% वाले को 13% नौकरी, तब समाज फिर रीसेटल होगा। तो जाति जनगणना से एक रीसेटलमेंट शुरू होगा। और इसलिए उस रीसेटलमेंट को जो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरी सत्ता रहे, वही नौकरी में रहें। और अभी पंकज दा ने एक बात बताई, रिजर्वेशन। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में एक लाइन लिखी हुई है, आरक्षण बीमारी की दवा नहीं है, दर्द की दवा है। तो आरक्षण इसलिए दिया गया कि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा दिखने लगे। इस समाज को एंटी कास्ट बनाने के लिए केवल रिजर्वेशन है ही नहीं। जब तक लैंड रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक एजुकेशन रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, और लास्ट पॉइंट डिग्निटी नहीं होगी। पेरियार का मूवमेंट डिग्निटी का, अस्मिता, स्वाभिमान का, सम्मान का, अब अपने सम्मान का, कि मैं एक दलित हूं, इस बात से कोई ना इत्तेफाकी न रखे कि घोड़ी चढ़ेगा कि नहीं, मूंछ रखेगा कि नहीं, प्रोफेसर बनेगा कि नहीं, संस्कृत पढ़ाएगा कि नहीं, वाइस चांसलर बनेगा कि नहीं, राम मंदिर का पुजारी बनेगा कि नहीं। समय हमने काफी ज्यादा ले लिया, लेकिन एक आखिरी सवाल है आपसे, माफी के साथ आप दोनों से मैं ये सवाल पूछ लेता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। ये बात विदित है कि जो सवर्ण जातियां हैं वो संख्या में कम है, इसका मतलब वोटर्स भी कम होंगे। भारतीय जनता पार्टी पे लगातार जातिवादी होने का आरोप लगता रहता है, लेकिन वोट तो इन लोगों को मिल जाता है। तो ये आरोप कहाँ तक जायज़ है? अन्य जातियों के लोग जो नंबर्स में ज़्यादा हैं, बेशक अभी नंबर पता नहीं पड़े हैं क्योंकि जातिगत जो जनगणना है वो हुई नहीं है, तो क्या वो जातियां भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या उस तरह की शक्तियों के साथ हैं जो जातिवादी है? ये पूरा खेल क्या है, एक बार ये मैं चाहता हूं आप दोनों लोग बड़ा ब्रीफली संक्षेप में समझा दें। और देखिए, एक बात तो तय है कि मूवमेंट और वैचारिक लड़ाई अलग दिशा में है। पॉलिटिक्स उसको कई बार अपने हितों के लिए मोल्ड कर देती है, दूसरी दिशा दे देती है। बीजेपी घोर जातिवादी पार्टी, आज की तारीख में देश ने दुनिया की सबसे जातिवादी पार्टी होगी तो बीजेपी होगी, क्योंकि यही बीजेपी एक ज़माने में आरोप लगाया करती थी कि सपा, बसपा, आरजेडी जातिवादी पार्टियां हैं। उनके यहाँ सारी जाति के नेता थे। जो घोर जातिवादी पार्टी थी, ब्राह्मण बनिया पार्टी माना जाता था, उसको जब ये पता चला कि देश में राज तब होगा जब सारी जातियों को वोट मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा जातिवाद किसने किया? इसी ने। राष्ट्रपति की जाति कब पता चली? जब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। प्रधानमंत्री रोज बोलते हैं सबसे बड़ा ओबीसी, उपराष्ट्रपति की जाति, सब कुछ ये किया। अब तो वही जो प्रतीकों की लड़ाई है डॉक्टर लक्ष्मण, इसमें ये सवाल तो गुम हो जाएगा ना। एग्जैक्टली। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इसलिए की बीजेपी क्योंकि उसे पता है कि अभी समाज जाति विहीन बना नहीं। एंटी कास्ट मूवमेंट जब पॉलिटिकल चला
तो उसमें जो सो कॉल्ड ताकतवर, हालांकि उनकी ताकत वाकत बहुत सीमित थी, लेकिन संख्या में वो ज़्यादा थी। जैसे यूपी, बिहार, खासकर इधर देखें, साउथ में वो रेशियो अलग है। इसलिए आप यही सवाल तमिलनाडु में नहीं पूछ सकते। तमिलनाडु में आज भी देश में 69% रिजर्वेशन लंबे समय तक वहाँ रहा, अब बिहार में हो गया है ईडब्ल्यूएस जोड़ करके। तमिलनाडु का अलग कल्चर है, इसलिए पेरियार वहाँ पर पैदा हुए। नॉर्थ इंडिया को एक पेरियार की ज़रूरत थी जो अभी तक नहीं पूरी हुई। वहाँ का कल्चर अलग था, वहाँ वो ज़्यादा थे, तो इसलिए उनकी पॉलिटिक्स भी मजबूत हुई। पक्ष में भी वही है, विपक्ष में भी वही है। नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा तबका ये था कि ताकत किसके पास थी, वो थोड़े से अपर कास्ट के पास थी, और थोड़ी सी ताकत ओबीसी की कुछ जातियों के पास, जिनके पास ज़मीन थी। तो जब लड़ने की बारी आई, चाहे वो मंडल आंदोलन की लड़ाई हो, चाहे वो समाजवादी आंदोलन की लड़ाई हो, पिछले 3-4 दशक में जो लड़ा वही लड़ा जो ताकत में थोड़ा सा था और जिसकी संख्या ज्यादा थी। तो वो दिखने लगा हर जगह। बीजेपी ने क्या किया कि वो जो दिख रहा था उसे विलेन बना दिया और कहा कि इसने सामाजिक न्याय नहीं किया। ये तो देखो अपनी अपनी जाति की बात करते हैं, और जबकि जब इस देश में, उत्तर भारत में जब मायावती आई तब दलितों को हक मिला, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब मुलायम सिंह आए, लालू आए, कर्पूरी ठाकुर आए, कांशी राम आए, तब जाकर के उत्तर भारत की राजनीति बदल गई। बीजेपी ने अब क्या किया कि नीचे वाली जो कम संख्या वाली जातियां थीं, उनको यह दिखाया कि उन्होंने तुमको कुछ नहीं दिया, हम तुमको देंगे। तो वो जो थोड़ी बहुत एक नाराजगी थी, क्योंकि वो आरक्षण हो या सामाजिक न्याय की चेतना हो, वो नीचे तक नहीं गई। लेकिन जो उसमें से स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसने कहा कि भले हमें, कहते थे ना लालू यादव ने क्या किया, स्वर्ग बना दिया बिहार को। कहा नहीं, बेजुबानों को स्वर दिया, बोलना दिया, स्वाभिमान दिया। ये स्वाभिमान जब मिला था तो वो राज किए। बीजेपी ने उसी को विलन बना दिया, और एक को विलन बनाकर बाकी जातियों के जो वेस्टेज इंटरेस्ट नहीं करना चाहिए उसे, उनको जो चाहिए था उसकी लालच दिखाई कि अब आपको देंगे, उनका वोट ले लिया, और वोट लेकर के फिर उन्हीं के खिलाफ है। आज उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती एक सैंपल है कि ओबीसी, एससी, एसटी को बीजेपी ने क्या दिया, वो उनके बच्चों का हक छीना है। तो बीजेपी इस तरह से उस असंतोष को कुछ दिन के लिए अपने पास इस्तेमाल कर ले रही है, लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि उस पूरे समाज को यह दिखेगा कि वो केवल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वापस वो सोशलिस्ट लड़ाई, संविधान वाली लड़ाई और सामाजिक न्याय वाली लड़ाई में वापस लौट के आएंगे।